हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं और उस कैटेगरी में आज का टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये होता क्या है, इसका क्या यूज़ है, ये हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसको शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक्स मैं आपको बताना चाहूँगा। और वो बेसिक्स आपको इतने अच्छे से तैयार होने चाहिए कि अगर आपने वो नहीं किए तो पूरा डायमेंशन चैप्टर आपके लिए वेस्ट हो जाएगा, आपको एक भी नंबर उसमें नहीं बना पाएंगे। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो बेसिक्स हैं उनमें हमें 3 डायमेंशंस पढ़नी है। एक है मास, एक है लेंथ और तीसरी है टाइम। अब इन तीनों को ही क्यों डिस्कस करना है ये सुन लीजिए। इनको बेसिक्स क्यों माना गया है, क्योंकि इनको बेसिक्स मानकर या इनको यूज करके हमें दूसरों की डायमेंशंस निकालनी है। ये इन शॉर्ट समझिए कि इन तीनों से ही बाकियों के फॉर्मूले बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो डायमेंशंस एक्चुअल में होता क्या है, मान लीजिए किसी चीज में मास आ रहा है, तो उस मास को अगर फॉर्मूले में मास आ रहा है तो डायमेंशन के रूप में हम उसे ब्रैकेट में ऐसे m लिखेंगे। अगर उसमें लेंथ आ रहा है तो उसे l लिखेंगे। अगर टाइम आ रहा है तो हम उसे t लिखेंगे। जैसे मान लेता हूं कि जैसे स्पीड है तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन अगर डायमेंशंस लिखनी हो, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो या इसको इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करना हो तो d होता है लेंथ। देखिए डिस्टेंस लेंथ होता है, इसको l, टाइम को t। अब ये l बाय t बन चुका क्योंकि टाइम का t है, डिस्टेंस का लेंथ है और लेंथ का l है। तो इस l को ऐसे लिखेंगे, t को ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, तो इसकी 1, t ऊपर जाके इसकी पावर -1। लेकिन ये गलत हो सकता है आपका एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनर आपका ये चीज गलत कर सकता है। उसको सही करने के लिए हम इसके साथ m की पावर 0 लगाएंगे। देखिए अब ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए। आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए LT-1 कहाँ से आया, m की पावर 0 क्यों आई, क्योंकि किसी की पावर 0 मतलब 1, तो वो क्वालिटी या क्वांटिटी क्या है, 1 है, तो इसलिए LT-1 हम लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे कि फोर्स होता है या एक्सेलरेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको आपने याद रखना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम या चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो अगर इसकी स्पीड या वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या है हमारे पास, तो आपको अगर निकालना हो तो आप डायरेक्टली LT-1 लिख सकते हैं। और टाइम की क्या है t, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे t ऊपर जाएगा तो LT-2। लेकिन ये गलत हो सकता है, इसलिए आप m की पावर 0 l की पावर 1 लिख के इसे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट आपको कराने जा रहा हूं फोर्स। बस ये लास्ट होगा, फिर हम टॉपिक पे आएंगे। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास की तो हमें पता है m है, एक्सेलरेशन की क्या है हमारे पास LT-2, तो इसको LT-2 लिखूंगा और जब तीनों को कंबाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा, MLT-2। देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला बन चुका है फोर्स का, डायमेंशनल एनालिसिस हो चुका है और उसके बेस पे हमने कुछ डायमेंशंस भी निकाले हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं तीनों कैटेगरी में इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, तो वो चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन की है। देखिए कि डायमेंशंस क्या होता है, अगर powers to which fundamental quantity must be raised to represent that quantity। अगर किसी क्वांटिटी को हमें रिप्रेजेंट करना है तो उसे किसी ऐसी चीज की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए तो हम उसे डायमेंशंस बोल सकते हैं। जैसे कि वेलोसिटी को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, लेकिन अगर उसमें मास की वैल्यू 0 है, L1 है, T-1 है, तो ये जो पावर्स हैं तो उसको हम डायमेंशंस बोलेंगे। मतलब ये जो सिंपली सो कॉल्ड पावर्स है, ऐसी पावर्स नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बोले कि ये सो कॉल्ड पावर्स है जिनको हमने पावर्स माना है तो उनको हम डायमेंशंस बोल सकते हैं। इसलिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा कि जिस चीज की ये पावर है, जिस चीज की ये पावर है उसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मैंने मान लीजिए इसी की एग्जांपल लेके यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी। अगर आपको यहाँ पे 1 लिखना है, -1 लिखना है, आप लिख के यहाँ पे 0 कर दीजिए, नो इशू। तो ये भी क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर आपको पता चल जाए ये किस चीज की डायमेंशनल इक्वेशन है, जैसे कि ये वेलोसिटी की है, तो आप वेलोसिटी या स्पीड सामने लिखिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे स्पीड लिख लिया, तो ये स्पीड है, तो ये पूरे का पूरा क्या बन जाएगा, आपका डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली एक्सेलरेशन के सामने ये लिखिए तो ये पूरे का पूरा डायमेंशनल इक्वेशन, और अगर इसको देखेंगे तो ये भी क्या है, डायमेंशनल इक्वेशन है। और एक बात सुन लीजिए, इसके बाद हम करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको ध्यान से समझिए क्योंकि इसके बेस पे न्यूमेरिकल बड़े अच्छे से हो जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका मतलब है होमो मतलब सेम होता है,
होमो का मतलब सेम। अब इसका मतलब क्या है तो सुन लीजिए कि कहता सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं, कहता जो लेफ्ट में है वही राइट में है। तो इससे आसान आप देखिए आपको मैं क्या समझा सकता हूँ कि जो लेफ्ट में वही राइट में है, मतलब जो डिमेंशन आपकी मान लीजिए यहाँ पे डिमेंशन है 1 L-2 T3। तो अगर मैं बोलूँ कि ये क्वांटिटी आपको कोई डिमेंशन दे रही है जिसकी पावर x है, लेंथ की b है और टाइम की c है, तो अगर वो बोले x, b और c, या इसको a मान लीजिए, a, b और c की वैल्यू क्या है, तो आप सिंपली m की पावर a है तो m की पावर a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 3। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे खत्म होता है, जो आपको बताता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को कैसे कंपेयर करना है। तो चलिए नेक्स्ट काम करते हैं, जिसमें हमें डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके हमें एक फॉर्मूला जो कि SI यूनिट में होगा उसे CGS में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये एक जादू की तरह है, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस में हम फॉर्मूले को वेरीफाई भी करेंगे कि ये फॉर्मूला क्या उसके सही है। अगर एग्जाम में मैंने आपको फॉर्मूला बोल दिया कि वर्क का फॉर्मूला होता है mv³/2, mv³/2, तो क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है, तो आपको डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करना है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो एक वो चीज़ करेंगे। सेकंड, हम जो SI यूनिट दी है आपको उसको CGS में कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड थिंग कि हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन और मास पे फोर्स डिपेंड करता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्यों है, मास डिवाइड बाय एक्सेलरेशन क्यों नहीं है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन का क्यूब क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक में, डायमेंशंस में। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट टाइप 1, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है एक सिस्टम को दूसरे में, मतलब SI को CGS में या CGS को SI सिस्टम में। चलिए फटाफट करते हैं। अब हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। तो 1 मीटर में कितने mm होंगे, ऑब्वियसली अगर 100 सेंटीमीटर है तो मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए, तो आपके पास सेंटीमीटर और मिलीमीटर में रिलेशन आ गया, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर तीनों में आ चुका है। अब अगर इस मीटर को मैं x मान लूं, क्योंकि ये मीटर को ही मैंने रिप्रेजेंट किया है दो क्वांटिटीज में, इसको या तो मैं ऐसे लिखूंगा या ऐसे लिखूंगा, तो उसको मैंने x मान लिया। अब ये जो 100 और 1000 है ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इसको मैंने L लिख लिया, और जो साथ में यूनिट्स है सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इसको U लिख लिया। तो मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है 10 न्यूटन, वर्क है 10 जूल्स, पावर है 20 वॉट्स, तो ये जो 20, 30 ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो उसके बाद लगता है उसको बोलते हैं उसकी SI यूनिट या CGS यूनिट। तो उसको जस्ट सिंपली हमने U लिख लिया। तो आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, डेरिवेशन आपकी यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, आपकी डेरिवेशन हमेशा एग्जाम की यहाँ से स्टार्ट होगी। और उसके बाद देखिए अगर N1 है तो N2 है, N1 है तो N2 है, U1 है तो U2 है, मतलब अगर N1 U1 है तो N2 U2 है, और दोनों आपस में सेम है। अगर मैं मीटर को खत्म कर दूं तो आप कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर और 1000 mm एक ही चीज है, जिसको कि हम 1 मीटर बोलते हैं। तो इसको N1 लिखा, इसको U1, और इसको क्या लिख सकता हूँ N2 U2, मतलब ये दोनों आपस में सेम है, तो उसको मैंने एज इट इज लिख लिया। अब मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, ये मीटर वो मीटर, ये बताते क्या है, ये लेंथ बताते हैं। अगर ये लेंथ बताएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सेंटीमीटर भी लेंथ की यूनिट है और मिलीमीटर भी लेंथ की यूनिट है। और अगर मैं बोलूं कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर की डायमेंशन क्या होगी, तो आप झट से बोल दोगे सर उसकी डायमेंशन L होगी। अगर मैं किसी चीज की यूनिट यहाँ पे लिख देता हूँ kg, बोलूं 2 kg और 2000 ग्राम, तो अगर मैं बोलूं kg और ग्राम का डायमेंशन क्या होगा, तो आप बोलोगे फटाफट सर m होगा, क्योंकि ये मास को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि ये भी L है और ये भी L है, तो उन दोनों की पावर भी क्या है, सेम है, क्योंकि 1 1 है। अब इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ कि जैसे मैंने ये लिखा तो मैंने यूनिट को स्प्लिट कर दिया, क्योंकि यूनिट या तो मास की होगी या लेंथ की होगी या टाइम की होगी। और अगर वो मास लेंथ टाइम की है किसी एक टाइम पे, तो मैंने M1 L1 T1 लिख लिया, क्योंकि वो मास या लेंथ कौन सी 100, तो ये L1 100। अगर उसी को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये 100 के बजाय 1000 बन गई, तो L2 लिख दिया, लेकिन डायमेंशन की पावर सेम रहेगी, इसलिए जो B यहाँ पे थी वही B वहाँ पे। अगर ये मास की होती तो A होता, तो A आ गया, C है तो उसकी पावर C है, तो उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी तो L1 1 1 और 2 2 2 साथ में
लग जाएगा। चलिए इसको दोबारा समझते हैं थोड़ा आगे करके। जैसे ये लिखा तो मुझे N2 चाहिए, क्योंकि मुझे SI में ये SI सिस्टम चल रहा है मेरा और ये CGS में वैल्यू चाहिए मुझे। जैसे कि मान लीजिए 1 मीटर SI और 100 सेंटीमीटर CGS यूनिट है, तो मुझे 1 मीटर तो पता है, लेकिन 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे। उसके लिए मैं N2 को फाइंड आउट करूंगा। उसको फाइंड आउट करने के लिए N2 को मैंने एक जगह रखा वैसे का वैसा, और ये सारी चीज को पटक के उठा के मैंने इसके नीचे ले आया। जैसे नीचे लेके आया तो N1 ये वाली चीज तो वैसे की वैसी पड़ी थी, जब ये नीचे आएगा तो M1 के नीचे M2, क्योंकि पावर सेम है तो A। सिमिलरली L और सिमिलरली T की वैल्यू ऐसी की वैसी आ चुकी है। और ये जो चीज है यही आपका फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल्स करने में हेल्प करेगा। अब वो न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं जिससे हमें हेल्प मिलने वाली है। देखिए कहता है 10 जूल्स को अर्ग में चेंज कीजिए। अब आपको क्या पता अर्ग क्या है क्या नहीं है, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर एक SI यूनिट है तो दूसरी ऑटोमेटिकली CGS यूनिट ही होगी। तो अगर SI है तो देखिए 10 और जूल मतलब N1 और U1, तो आपको N1 भी पता चल गया कितना है, N1 10 है। लेकिन U1 जो कि यूनिट है वो आपको पता चल चुकी है जूल है, लेकिन जूल होती किसकी यूनिट है, तो हमें पता है जूल वर्क की यूनिट होती है। और अगर यूनिट को रिप्रेजेंट करना है आपने, तो यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उसकी डिमेंशंस चाहिए। अगर उसकी डिमेंशंस चाहिए तो वर्क के डिमेंशन निकालने कोई आसान बात, बिल्कुल आसान बात है, टफ बात नहीं है। तो वर्क का फॉर्मूला लिखिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की आपको मैंने याद करवा दी, डिस्प्लेसमेंट की आप लिख चुके हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वर्क की डिमेंशंस आ जाएंगी, जिसमें मास की पावर 1 है, लेंथ की 2 और टाइम की -2। वही चीज हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे जब फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, मतलब A, B और C की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब ऐसे सिस्टम है तो देखिए SI में मास कितना होगा 1 kg, लेंथ कितनी होगी 1 मीटर, टाइम कितना होगा 1 सेकेंड। सिमिलरली CGS यूनिट में N2, M2, L2, T2 ग्राम सेंटीमीटर, और ये यहाँ पे आएगा सेकेंड। तो टाइम हमेशा सेकेंड में ही लेना है आपने, तो उसको एज इट इज ले लिया। अब जस्ट क्या करना है, सारी चीजों को इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, उठाइए और इस फॉर्मूले में दबाव से पुट कर दीजिए। जब भी आप पुट करेंगे तो ABC की वैल्यू आपके पास है वो लिख दीजिए, केजी ग्राम जो भी था लिख दिया, N1 की वैल्यू 10 लिख दी, हमें क्या चाहिए N2 चाहिए। जब N2 चाहिए देखिए पावर्स नहीं बदलने वाली, लेकिन केजी को ग्राम में चेंज कर सकते हैं, हमें सिर्फ N2 की वैल्यू चाहिए, बाकी हमें चीजें पता है। तो केजी को 1000 ग्राम, मीटर को 100, सेकंड ही रहता है। जब इसे काटेंगे तो ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेकंड से सेकंड कट गया, ऊपर भी काट सकते थे नीचे काट दिया। और 1000 की पावर 1 है तो 1000 वैसे का वैसा, 100 की पावर 2 है तो 2 बार लिख लिया, 1 की पावर कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे। अब 10 की जीरोस गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस है तो 8 पावर आ गई। N2 की पावर कितनी आ गई 10⁸ अर्ग। अब उसने बोला 10 जूल कितने अर्ग होगा, तो 10 जूल कितने होगा 10⁸ अर्ग। अगर पूछे 1 जूल कितना होगा तो 10 से डिवाइड, 10 को इधर भेज दीजिए, 1 जूल की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। और इसको आपने लर्न करना है, क्योंकि जब फिजिक्स आगे जाके करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। आपको डायरेक्टली 1 जूल को अगर अर्ग में चेंज करना है तो आपका रिलेशन याद होना चाहिए कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं और इस टॉपिक को आज ही खत्म करते हैं कुछ ही मिनट्स में, तो भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अब हमें डिमेंशन फॉर्मूले को, एनालिसिस को यूज करना है कुछ फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करने के लिए कि क्या वो फॉर्मूला सही है, तो हम डिमेंशंस के रूप में उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको ये फॉर्मूला दे दिया, कहता है F=m है, इसे आप चेक कीजिए डिमेंशनली क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो डिमेंशनली चेक करने के लिए बच्चों हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करेंगे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था या कुछ ही टाइम पहले आपको मैंने डिस्कस किया था कि वो होता क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है तो उसका डिमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे, और जो राइट हैंड साइड में दिया है उसका डिमेंशन फॉर्मूला लिख के उसको सॉल्व कर लेंगे। जिसको सॉल्व करेंगे तो mLT-2 वैसे का वैसा बन जाएगा। अब देखा गया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों सेम है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे और नीचे लिख देंगे दिस फॉर्मूला इज डिमेंशनली करेक्ट। इतना सा काम था एग्जाम में, और आपकी बुक में क्वेश्चन भरे पड़े हैं, आप उनको न्यूमेरिकल को लगाइए और डाउट्स आए तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास पर करते हैं डिराइव द फॉर्मूला। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन क्वेश्चन ऑलरेडी बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। कहता है अगर किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लग रही है और वो फोर्स उस पार्टिकल के मास पे डिपेंड करती है, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, और वो पार्टिकल सेंटर से, मतलब वो गोल चक्कर लगा रहा है पार्टिकल, तो उस पर जो फोर्स लग रही है तो वो रेडियस से r डिस्टेंस, मतलब वो रेडियली या सेंटर से
r डिस्टेंस दूर है उस पर फोर्स लग रही है। तो सिंपली अगर न्यूमेरिकल में दिया हो कि फोर्स फलाना डिमाना दिस एंड दैट पे डिपेंड कर रही है तो उसको आप प्रोपोर्शनल कर दीजिए उन सारी क्वांटिटीज के, मास, वेलोसिटी और डिस्टेंस या रेडियस, और उनकी पावर्स को ABC लिख दीजिए। जब आप ये चीज करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट की वैल्यू को हमने 1 माना है क्योंकि डायमेंशनली सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट को आपने 1 मानना होता है, तो हमने 1 मान लिया और जो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास बच गया। अब हमें पता है कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है mLd-2, मास का m होता है, वेलोसिटी का Lt-1 और लेंथ का l या मतलब डिस्टेंस का l, रेडियस का l और पावर ABC। तो हमें ये वाली चीज तो मिल गई, लेकिन इसको अगर रीअरेंज करें तो m और कोई नहीं है, m की पावर a, l की पावर b और c है, तो बेस सेम हो, साइन मल्टीप्लाई पावर्स को ऐड किया b प्लस c, टाइम बचा माइनस भी वैसे का वैसा। अब क्या होगा कि यहाँ पे भी m है, l है, d है, यहाँ पे भी है, तो दोनों की पावर्स को कंपेयर करते हैं। a की पावर 1, b प्लस c क्या है, l की पावर 1, उसको ऐसा लिखा, माइनस b मतलब d की पावर -2, माइनस माइनस आपस में कट गया, तो b की वैल्यू आ गई 2, इस b की वैल्यू को यहाँ पुट किया, c की वैल्यू आ गई 1, a की वैल्यू एज इट इज हमारे पास थी। अब इन सारी वैल्यूज को आपने इस फॉर्मूले में पुट करना है जो नीचे दिया है। इसमें अगर ABC की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गई, इसको अरेंज करेंगे तो m(v²) डिवाइड बाय r, और ये रहा आपका सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला। तो ये बच्चों सेंटीमीटर फोर्स होती है अगर कोई भी बॉडी सेंटर से r रेडियस पे मूव कर रही है, किसी फोर्स से चक्कर लगा रही है, तो क्या होगा, v वेलोसिटी और फोर्स इस पे कितनी लगेगी अगर बॉडी का मास m है तो सेंटीमीटर फोर्स लगेगी उस बॉडी पे m²/r। इसलिए जब आप थ्रेड को, एक स्टोन को थ्रेड से बांध के ऐसे घुमाते हो और वो घूमना क्यों शुरू करता है, क्योंकि सेंटर से जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उस लेंथ पे उस पर फोर्स लगता है, उसी फोर्स की वजह से वो घूमना शुरू कर देता है। अगर सिंपली समझें तो अर्थ भी सन का चक्कर लगाती है तो इसी फोर्स की वजह से लगाती है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।